In today's class, I will go with what? In today's class, I will go with the Tempest, that is the romance of William Shakespeare. वह एक रोमांस है। तो दो चीजें ध्यान में रखना है। एक तो ये कहा जाता है कि इट्स द लास्ट कंप्लीट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का जो ये प्ले है यह उनका एकदम लास्ट और कंप्लीट प्ले रहा है, क्योंकि शेक्सपियर ने इसके बाद हेनरी एट्थ को भी लिखा हुआ था, लेकिन हेनरी एट्थ उनका इनकम्प्लीट रहा है। तो यू विल कम टू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांस। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि एक तो प्ले कब आता है, 1611 ईस्वी में आया हुआ है। दूसरा चीज क्या है कि इट्स द लास्ट कंप्लीट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यह प्ले किसका एग्जाम्पल है, द प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांस का एग्जाम्पल है। देन रिमेंबर दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय रोमांस। मैं पहले भी जिक्र किया था कि चाहे रोमांटिक एज वर्ड आएगा चाहे रोमांस आएगा, उनमें एक चीज कॉमन है, ROMAN, रोमन वर्ड। जो ये रोमन वर्ड है, यह पार्टिकुलर रोमन वर्ड अगर आप देखेंगे कि पहले जो है नावल के लिए यूज किया जाता था, और ये पूरे यूरोप में सबसे पॉपुलर वर्ड नावल के लिए यही था। एंड रिमेंबर दैट कि व्हाट टाइप ऑफ नावल, किस तरह के नावल के लिए वर्ड यूज किया जाता था। यू विल गेट द पॉइंट कि खासकर ऐसा नावल जिसमें जो है क्या होता था कि एडवेंचर था, सेंसेशन था, कोर्टली एक तरह से कोर्टली मैनर था, लव था, और मतलब इन द सेंस कि यू विल कम टू नो कि एक शिवेलरिक रोमांस, ब्रेवरी, और उसका जो सेटिंग एज था वह कहाँ पे था, खास करके जो मेडिवल एज था जो है उसको लेकर के उसमें बात होती थी। नाइट्स को, वॉरियर्स को, फेरीज को, सम सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स समटाइम्स यू विल कम टू नो। फोर्टी मैनर को ज्यादातर, जैसे जो भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अलिफ लैला वगैरह को अगर आप देखेंगे, या उसके बाद की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई हुई हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि उन सब में यही सारी चीजें, खासकर जो गॉथिक नॉवेल रहा है। तो ये जो शुरू में था, और एक वर्क था बोकैसियो का डीकामीरान। बोकैसियो का डीकामीरान जो है दैट वाज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ रोमांस, मींस उस पैटर्न पे लिखा गया था। So in this class, we are not going to talk about the novel. We are talking about Shakespeare's The Tempest, that is an example of romance that came in 1611, and it's the last complete play of William Shakespeare. After it, William Shakespeare also wrote another play that was Henry VIII, but that was incomplete. So what I want to say कि मैंने आपको ये बताया कि रोमांस का जो ओरिजिन है वह कहाँ से आया। जो रोमांस है इट्स अ फ्रेंच वर्ड। ये रोमांस जो है रोमन वर्ड से आया, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। और यह रोमन वर्ड क्या की यूज किया जाता था, किसके लिए? 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। ये पूरे यूरोप में इट वाज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द नॉवेल। नॉवेल के लिए यूज किया गया था। और किस तरह के नॉवेल के लिए? जिसमें लव था, सेंसेशन था, एडवेंचर था, कोर्टली मैनर था, शिवेलरिक रोमांस था, ब्रेवरी थी। और कैरेक्टर्स कैसे लिए गए थे? फेरीज थी, वॉरियर्स थे, नाइट्स थे। सच थिंग यू विल फाइंड कि इस तरह के कैरेक्टर्स लिए गए थे। लेकिन जब आप रोमांटिक एज में जाते हैं और जब आप और आगे देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि जो रोमांस वर्ड यूज किया गया, इट हैज बीन यूज्ड फॉर टू थिंग्स। दो चीजों को दिखाने के लिए यूज किया गया है। नंबर वन, इमेजिनेशन, एंड नंबर टू, ब्यूटी। कोई भी ऐसा वर्क जिसमें इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हो और ब्यूटी बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी या एक्सेसिव यूज ऑफ ब्यूटी हो, और एक उसमें सेंस ऑफ क्रिएटिविटी हो, तो उन तीन चीजों को दिखाने के लिए यू विल कम टू नो कि इसका यूज किया गया है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एक आपका क्या है? इमेजिनेशन है। दूसरा आपका क्या है? ब्यूटी है। और तीसरा उसमें की क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ नया दिखना चाहिए, समथिंग, चाहे वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द इमेजिनेटिव वर्ल्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ टाइप ऑफ कैरेक्टर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद योर लाइफ या सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। तो इस तरह की चीजों को लेकर के किया गया। लेकिन जो द टेम्पेस्ट है उसमें जो रोमांस होगा वो पार्टिकुलर रोमांस इस तरह से दिखाया गया कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, उस ब्यूटीफुल आइलैंड में पूरा सिचुएशन घटित होता है। यू विल कम टू नो कि उस ब्यूटीफुल आइलैंड में बहुत सारी चीजें, वहां पे ब्यूटी भी है, लव भी है,
इमेजिनेशन भी है, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। सो उसमें क्या स्टोरीज है, कैसे घटित होता है, ऑलरेडी आई हैव गॉन, बट हियर आई वांट टू टेल यू, जो मैंने पहले भी बताया था, कि एक पार्टिकुलर थियरी है जो कि यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना है, कि कैसे एक दूसरी जगह के जो किंग हैं या कैरेक्टर्स हैं, वे जो है किसी एक दूसरे आइलैंड में जाते हैं, जब जो कि उनका अपना नहीं है, बट दे ऑक्यूपाई दैट आइलैंड। वे उसको जो है क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड आफ्टर ऑक्यूपाइंग दे फोर्स the people, they force those people who means the people who were living there to accept their culture। जो लोग वहां गए हैं वे लोग क्या करते हैं, वहां के लोगों को फोर्स करते हैं कि वे उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें। तो जब कल्चर के एक्सेप्टेंस की बात आती है, कि कोई दूसरा आकर के, जैसे जो है एनी आउटसाइडर, those who don't belong to your nation, those who don't belong to your country, if anyone is living in the West, you can just take the example of the Britisher or the British people. They came in India and they started to tell कि you are uncultured, you are uncivilized, you don't have manner, you don't have sense of science and literature or aesthetic sense. So they started to tell you that you have to follow these things, you have to go with these things. So remember that when such a type of chemistry comes in your life, so then you can understand this nature, yeah, these things by applying a theory that is called the colonialism and पोस्ट कोलोनियलिज्म। उसको हम कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म को लेके समझ सकते हैं, और जिसका एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो कोलोनियलिज्म है और जो पोस्ट कोलोनियलिज्म है, इट्स नथिंग एट ऑल। यू विल कम टू नो कि कोलोनियलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म यह एक आइडियोलॉजी है, और यह आइडियोलॉजी बताती है कि जो कोलोनियलिज्म था उसमें जो बाहर का था वह किसी वतन पे आकर के अटैक करता है, उस लैंड को जीतता है, उस लैंड को जीतने के बाद वहाँ की जो भी कल्चर है, सिविलाइजेशन है, जो साइंस है, जो लिटरेचर है, सबको वह इंफीरियर मानता है, या उसको खत्म करके अपनी चीजों को इस्टेब्लिश करता, अपनी आइडियोलॉजी को देता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसी जनरेशन ग्रो कर जाती है जो उसको एक्सेप्टेंस दे देती है। जब समाज में उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, तो दे कैन रूल देयर, easily they can rule there। क्योंकि जो रूलिंग है, if you want to rule over any people, you can't rule over means any people by using sword, by using forces for a long time। लंबे समय तक के लिए शक्ति का यूज करके आप शासन नहीं चला सकते। उसके लिए होता क्या कि दे चेंज द पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, एंड जब उस आइडियोलॉजी को वे लोग चेंज करते हैं, तो वे लोग इस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके यहाँ का लिटरेचर है, आपके यहाँ का साइंस है, आपके यहाँ का कल्चर है, मैनर है, ड्रेस है, वे ऑफ लिविंग है, वॉट एवर यू हैव, ये सब उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाता है। उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप अपने आप को क्या मानते हैं, आप अपने आप को इंफीरियर मानते हैं और सामने वाले को सुपीरियर मानते हैं। and you start to give acceptance, what you start to give acceptance the particular culture, the particular civilization, the science technology means जो कि वेस्ट से आया हुआ है, उसको आप एक्सेप्टेंस देते हैं। एक्सेप्टेंस देने के साथ साथ what happens at all, and it is undoubtedly कि उसको with the passage of time the people started to enjoy it। लोग इसको enjoy करना शुरू कर देते हैं। देन इट बिकम्स इजी कि जो आउटसाइडर रहा है, जो कोलोनाइजर है, दे आर नॉट माई एनिमी, दे आर हियर फॉर व्हाट, दे आर हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल व्हाट दे आर रूलिंग। तो एक भावना आ जाती है कि ये लोग जो आए हुए हैं, ये यहाँ पे हमारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। तो एक ऐसी सोच जो है डेवलप की गई। तो उस पार्टिकुलर सोच को डेवलप करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, वह कॉन्सेप्ट दो चीजों को लेके होता है। एक तो कोलोनाइजर, दूसरा कोलोनाइज।
जो कोलोनाइजर जो शब्द है यह इंडिकेट करता है कि वह जो बाहर से आया हुआ आपकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, आपकी कल्चर को इंफीरियर बताया और खुद वह वहां पे रूल करना चाहता है। एक उसका अपना सोच है, उस सोच के मकसद से वह वहां पे आया हुआ है और फिर जो है उस पे वो रूल करना चाहता है। दैट इज द कोलोनाइजर। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है कोलोनाइज्ड होता है। कोलोनाइज्ड कौन होगा? कोलोनाइज्ड वह होगा जो उस वतन का मूल निवासी है। जैसे वी आर इंडियन, तो वी द पीपल, जब व्हेन यू गो विद द प्रियम्बल ऑफ मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या कहा गया? हम भारत के लोग। तो जब हम की बात आती है तो भारत के लोग मीन्स दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, दोज हु आर बोर्न इन इंडिया। तो अब ये जो हम भारत के लोग हैं, ये बात कब से शुरू होती है? 1947 के बाद शुरू होती है। इसका मतलब 1947 के बाद जो भी भारत में रह गया वे अब सबके सब भारतवासी है। whether they belong to any caste, whether they belong to any community, whether they belong to any region or any language or any state, that doesn't matter. बट यू विल कम टू नो कि 1947 से पहले का जो इंडिया था वहां पर दो कॉन्सेप्ट था। एक कोलोनाइजर का कॉन्सेप्ट था, दूसरा कोलोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट था। तो उस समय हम लोग क्या थे? कोलोनाइज्ड थे। और जो ब्रिटिशर थे वे कोलोनाइजर थे। जो ब्रिटिशर थे दे केम आउट फ्रॉम द वेस्ट, दे केम आउट फ्रॉम यूरोप, दे केम आउट they came out from England, and what they did, they imposed their culture. They started to rule over us. Such a thing we find. So, what I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, when you get these things, so you come to know that there is एक पूरा गेम होता है, एक पूरा प्लान होता है। यू फाइंड अ स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी के तहत जो है चीजों को बनाया जाता है। थिंग्स कम इन मार्केट, चीजें मार्केट में लाई जाती है। ऐसा नहीं कि सडन पूरा कर दिया जाएगा। तो इस चीज को मैंने पहले भी बताया था आपको, और याद होगा कि मैंने बताया था कि दो बैटल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रही। एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, और उस प्लासी के युद्ध में जो निजाम थे, निजाम का हारना जो है वह एक बहुत बड़ा, कलकत्ता के निजाम थे, उनका हारना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और एक हुआ था 1764 ईस्वी में, परहैप्स बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। यू विल कम टू नो कि दैट वाज अनदर पॉइंट जो इंडिया में ब्रिटिशर को अपने पांव जमाने पर का एक सहारा मिलता। ये दो बैटल, लास्ट जो फाइनल बैटल हुआ वो 1857 में। जब भी कभी भी ये होता है कि ब्रिटिशर कैसे जीते, तो 1757 और परहैप्स 1664 या 1764, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। यू विल कम टू नो कि उन सब का जिक्र किया जाता है। एंड फाइनली यू विल कम टू नो कि इन 1857 दैट वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर। दैट वाज लास्ट मुगल एम्परर जो थे, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून में भेजा गया था, और जिनके दो बच्चों का क्या, उनके अपने दो पोते का कत्ल करके उनके सर को काट करके बाकायदा तश्तरी में सजा करके उनके सामने लाया गया था। तो यू कैन जस्ट सी दैट मंजर, दैट सिचुएशन कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है। सो in 1857 the sacrification of Rani Lakshmibai, Tatya Tope, and Mangal Pandey, and so many people you will come to know in entire India, in entire world, in entire nation, how they sacrificed. बेगम हजरत महल इलाहाबाद में जो है, मौलवी लियाकत अली, परहैप्स आई एम मिसिंग, या जो रहे हो, सच अ थिंग यू विल कम टू नो कि they are stood against, and they are sacrificed. और even जो those who belong to इलाहाबाद they know it very well कि वहाँ घंटा घर जो चौक है वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, और उस नीम के पेड़ में ऐसा कहा जाता है कि नॉट अ सिंगल ब्रांच वाज, जहाँ पे लोगों को फांसी नहीं दी गई थी। सबको जो है ब्रिटिशर्स ने, मोस्ट ऑफ द पीपल, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, जितने पेड़ थे सबको देवर हैंग, देवर गिवन द कैपिटल पनिशमेंट, ऑल दीज थिंग्स। तो 1757 से लेकर 1857 तक आप ये देखेंगे छोटे छोटे वार होते हैं, लेकिन जो 1857 में बड़ा बैटल हुआ, बड़ा वार हुआ, वहां पे फोर्स का इस्तेमाल किया गया, और अल्टीमेटली उन्होंने क्रश किया, सप्रेस किया। बहुत सारा चीज हुआ जो युद्ध में होता है। वी नो इट वेरी वेल कि आफ्टर वार व्हाट हैपेंस, इनका कत्ल, उनका कत्ल, ऑल दीज थिंग्स, वायलेंस ऑल ओवर द साइड, लूटिंग,
all these things you will come to know. So all these things happened, लेकिन इसके बाद जो है क्या हुआ कि एक फियर का वातावरण हुआ, और उस फियर के वातावरण में लोग जो है वो हो गए, क्योंकि जिन पे विश्वास था उनका कत्ल हो गया। द लास्ट मुगल एम्परर वो डिफीट हो गए, और फिर छोटे छोटे हिस्सों में लोग लड़ रहे थे, लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। और उसमें जो है खास करके जो सिंधिया घराना था उसका रोल बहुत बेहतर नहीं था। तो इस वजह से जो है आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छी चीजें उस समय निकल के नहीं आई थी। दिस इज वाई वी इंडियन वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर। और वहां तक का जो कॉन्सेप्ट था वह इंपीरियलिज्म का था, कि शक्ति का यूज करके बनाया गया। उसके बाद क्या होता है, फिर जाके इंपीरियलिज्म के बाद कोलोनियलिज्म शुरू होता है। कोलोनियलिज्म में ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक आइडियोलॉजी होती है कि हमें इनकी सोच को बदलना। तो जो कोलोनियलिज्म है दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ इंपीरियलिज्म बाय यूजिंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, बाय टेलिंग यू दैट यू आर इंफीरियर और मैं सुपीरियर हूँ। और यू विल फाइंड अ वॉल, एक आप वॉल पाएंगे। और वह वॉल मैंने पहले भी बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होगा आई का, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा यू का। आई कहेगा मैं बड़ा हूँ, जो बाहर से आया है वह आई बन जाएगा, और आपको क्या बना देगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू। जब भी आप किसी को यू कहते हैं, हिंदी में तो थोड़ा सा सम्मान दिखाने के लिए आप कहा जाता है, तुम शब्द नहीं यूज किया जाता। बट अगर किसी को आप तुम कहिए तो एक awkward लगता है। तो ये यू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद जन्म देता है। और सो मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड कि लिखा गया था कि Indians and dogs are not allowed, especially the particular residence, the British residence at civil line. Civil lines में you will find that साइन बोर्ड पे हमेशा ही लिखा गया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि बोथ आर इक्वल, बोथ आर ट्रीटेड इक्वली। सच अ थिंग यू विल कम टू नो, सच अ थिंग यू विल फाइंड। सो ये मैंने आपको ये बताया कि जो ये प्ले है इसमें दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, दीज थिंग्स यू विल फाइंड कि ऐसी चीजों को रखा गया, ऐसी चीजों को बताया गया। उसमें ये चीज देखेंगे लास्ट में जो है, जैसे मैंने बताया कि आई और यू का कॉन्सेप्ट है, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, कि कैसे कल्चर को क्रश किया जाता है, सिविलाइजेशन को क्रश किया जाएगा, आपके वे ऑफ लिविंग को, आपके मैनर को, एटीट्यूड को, आपके लिटरेचर को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, सब कुछ कहा जाएगा। इसमें कोई दम नहीं है, दैट्स अनपॉलिश्ड। और अपनी चीजों कहा जाएगा ये पॉलिश्ड है, एंड आई एम हियर टू टेल यू कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है। सो दिस थिंग यू विल फाइंड, दोस थिंग्स यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो इतना जानना जरूरी था। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये यहीं पर गेम हुआ था, इन इंटायर एशिया, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका, और शुरू में तो अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जुलाई समथिंग 1776, ये ऐसी डेट है, इट गॉट इंडिपेंडेंस। तो वो वहां पे हुआ था। बट यू विल कम टू नो कि इन इंटायर एशिया लिविंग ओनली नेपाल, यू विल कम टू नो कि हर जगह यही सेम चीज देखने को मिलता है। इवन अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। जब आप जोसेफ कॉनरेड का नॉवेल पढ़ेंगे, इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी, यू विल कम टू नो हार्ट ऑफ डार्कनेस। एंड इवन इन इंडिया, इफ यू रीड अ पैसेज टू India, written by whom? Written by Edward Morgan Foster, E.M. Forster. So you will get that thing. So what I want to say कि such a thing you will come कि how the plan is scheduled, how the plan is made, and how the stories of superiority and inferiority have been told, and how it has been told that you are inferior, you are रेशमा या नहीं उसमें होगा, अरे सिंक में। सो यू विल गेट दीज पॉइंट्स, या यू विल कम टू नो कि हाँ ये चीजें रही है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इतनी सारी चीजों को वो करना है कहीं पर भी, वेन एवर यू गो विद कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। पोस्ट कोलोनियलिज्म ये होता है कि यह एक अटेम्प्ट है, यह एक इंडेवर है, जिसमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि वी ऑल आर इक्वल, नथिंग इज, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि सबके लिए जस्टिस की बात की जाती है। और पोस्ट कोलोनिज्म में ये बताया जाता है कि जो जिनको कोलोनाइज किया गया था, दे री राइट देयर हिस्ट्री एंड दे ग्लोरीफाई देयर पास्ट, they feel proud of their culture, they feel proud of their civilization, manner, attitude, way of living, whatever they have. They just want to tell to the world academia that they have also aesthetics, and such a thing you will come to know, such a thing you find. So what I want to tell you कि
ये चीजें पूरा रही है कि एक पूरा एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और एक पूरा और बताया गया कि यूरोसेंट्रिक हर चीज को, यूरो माने यूरोप को, दुनिया में जो भी लिटरेचर इंटरप्रेट किया गया, जो भी हिस्ट्री देखी गई, उन सारी जगहों पर यूरोप को सेंटर में रख करके रखा गया। और यूरोप को सेंटर में रखने का एकमात्र मकसद यही था कि जो यूरोप है वह सेंटर में है, उसके पास कल्चर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, सब कुछ वही जानता है और दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। और ये बात यहीं से शुरू नहीं होती है, आप ये देखेंगे रिनेशा से शुरू होता है। अगर जो है भारत में पुनर्जागरण की बात होगी तो भारत में पुनर्जागरण की बात राजा राम मोहन राय से शुरू होती है, नव जागरण जो नाम दिया गया था। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। लेकिन यूरोप में जो है पुनर्जागरण की बात 1453 में शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये चीज दिखाने की कोशिश की गई कि इंडिया में नव जागरण वहां से शुरू होता है और इंडिया में तमाम बुराइयां थी, सती प्रथा थी, छुआछूत था, विधवा विधवा विवाह नहीं हो सकता था, बच्चियों की शादी जो है बहुत जल्दी होती थी। तो जब भी जो है दुनिया में ये बात बताया जाएगा तो ब्रिटिशर या कोई भी आदमी ये जरूर एग्जाम्पल देगा कि उस समय भारत में इतनी सारी बुराइयां थी, देयर वाज नो लिटरेचर एट ऑल, या मदारियों का देश था, भालुओं का देश था, इनके अंदर सेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। ऑल दिस थिंग अगर टू सम एक्सटेंट ये समझ लिया जाए तो आप ये बताइए कि जिस समय आप हम अपने यहाँ के लिटरेचर के बारे में बात होता है कि इंडिया में कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और अनडाउटली कुछ बुराइयां अपने यहाँ थी, खासकर अनटचेबल अगर आप पढ़ेंगे तो बाखा लाखा पृष्ठ कालीनाथ की कास्ट प्रॉब्लम कितना ज्यादा थी। और अगर आप पैसेज टू इंडिया आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि कितना ज्यादा कम्युनल प्रॉब्लम रहा है। ये सारी चीजें रही है। लेकिन इसके बावजूद भी 1930 में जब 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 इंडिया जो है गुलाम था ब्रिटिशर का, उसी समय नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये चीज इंडिकेट करता है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता यहाँ लिटरेचर था, लिटरेचर रहा था, लिटरेचर के साथ साथ स्कॉलर्स भी थे, और लोग भी थे। लेकिन जब जब जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो लोग सैकड़ों साल से रूल कर रहे हैं, रूलिंग में वही लोग हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा और उनका मकसद केवल रूलिंग करना है, तो थिंग्स विल नॉट बी पॉलिश्ड एट ऑल। तो जो जिनको मौका मिला, जैसे आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर को आप ले लीजिएगा, या रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा, और जो पहले आईसीएस एग्जामिनेशन को पास किए थे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी 18 या 19 साल की उम्र में इंडियन क्रॉनिकल सर्विसेज उन्होंने पास किया जाके यूरोप में। तो वो एग्जामिनेशन पहले होता ही नहीं था, जो आईएएस यहाँ पे होता है वो पहले आईएएस यूरोप में लंदन में ही होता था। वहां कोई जा नहीं सकता था, उसकी एक एज लिमिट थी कि इतने साल में ही आपको पास करना है। और यहाँ पे एडमिशन लेते लेते लोगों में एजुकेशन कम था, एडमिशन लेते लेते ओवर एज हो जाते थे। तो यू विल कम टू नो, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वो करके दिखाया। पैट्रियोटिज्म की जहां तक बात है तो उधम सिंह से बड़ा पैट्रियोटिक कौन हो सकता है कि जनरल डायर की हत्या जो है करने के लिए वो जो है यूरोप तक चले जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि चाहे ब्रेवरी पर क्वेश्चन किया गया हो, चाहे करेज पर किया गया हो, चाहे लिटरेचर पर किया गया हो, चाहे कंपटीशन को लेकर के किया गया हो कि इंडियन में टैलेंट नहीं है, मैं उनको बताऊंगा टैलेंट क्या होता है, कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, इफ यू फाइंड दीज थिंग तो नो नॉट एट ऑल वहां पे रहा है। इसी के पैरेलल जब ये बात होती है तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम लोग जो है क्या करते हैं कि विक्टोरियन एज का नावल पढ़ते हैं, जब इंडिया को गुलाम बनाया गया तो विक्टोरियन एज का नावल जो है चार्ल्स डिकेंस उनके ही राइटर हैं, और चार्ल्स डिकेंस जो पीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड है। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नावल में खुद दिखाया कि इंग्लैंड का जो पॉश एरिया है वहां पर डकैती होती है, वहां पे पिक पॉकेटिंग होती है, वहां पे मर्डर हो रहा है, वहां पर किस तरह से जो है सप्रेस लोगों को किया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इंडिया में क्रिमिनल एक तरह से बहुत ज्यादा जो है क्रिमिनल्स है और ये चीजें होती है, अगर वहां के लिटरेचर को पढ़ा जाए जो उन्हीं के राइटर के द्वारा लिखा गया, जो वेल नोन राइटर्स रहे, वे बताते हैं कि यूरोप में कितनी प्रॉब्लम थी, उसी समय यूरोप में कितनी प्रॉब्लम थी। तो वही हुआ कि आप अपना घर तो ठीक कर नहीं पाए और हमारे घर पे आकर के जो ठीक करने की बात या क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो ये होता है रूलिंग का जब करना होता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें आती है। तो आई वॉज टेलिंग यू कि आई का कॉन्सेप्ट है, यू का कॉन्सेप्ट है, इंफीरियरिटी है, सुपीरियरिटी है, यूरोसेंट्रिक है, और ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म होगा। ओरिएंटलिज्म का मतलब द पीपल ऑफ द ईस्ट, एशिया के जितने लोग हैं वे ओरिएंटलिस्ट हैं, मतलब वे इंफीरियर हैं।
ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एडवर्ड सईद ने दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिएंटलिज्म दैट केम इन 1978। उसके बाद और भी लोग आए, होमी भाभा है, होमी भाभा के अलावा गायत्री चक्रवर्ती, स्टीव वॉक है, और फ्रांस फेनन एक बड़े राइटर, फ्रांस फेनन है, उन्होंने द रिचर्ड ऑफ द नेशन करके लिखा हुआ है। सो यू विल कम टू नो कि कैसे जो है पोस्ट कोलोनिज्म में चीजों को बताया जाता है कि जो रूलिंग आप पर हुई वह गलत हुई, और जो लिटरेचर पे क्वेश्चन किया गया, साइंस और टेक्नोलॉजी पे, वह गलत था। आपके पास सब कुछ था लेकिन आपको मौका नहीं मिला उसको प्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज दो पीपल हु वर रूलिंग, उनका मकसद ये था कि आपको इंफीरियर करके दिखाया जाए। तो इसी चीज को जो है क्या किया गया कि शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट में अप्लाई किया गया। अब लोग ये कहते हैं कि शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट तो 1611 में आया, पोस्ट कोलोनियलिज्म जो है 1980 में आया, तो कैसे आप उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे थियरीज आती है वैसे वैसे टेक्स्ट के प्रति नजरिया बदलता जाता है। जैसे आप ये समझिए कि जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म फ्रायड और यूंग ने दिया, लेकिन फ्रायड और यूंग तो क्या होते सब 20वीं सेंचुरी में है, और हैमलेट जो 1602 ईस्वी में आई है। तो एक टेक्स्ट को पढ़ने का जो कई डायमेंशन होता है, और जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम द न्यू थियरीज विल कम इन मार्केट, तो इन द लाइट ऑफ दोस थियरी दैट टेक्स्ट विल बी री इंटरप्रेटेड, री इवेल्युएटेड एंड री असेस्ड, उसको दोबारा व्याख्या किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसीलिए कहा जाता है कि जो लिटरेचर वह डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब गतिशील है, कभी रुकता नहीं है। लिटरेचर इज नॉट लाइक अ स्टैग्नेंट वाटर की सड़ा हुआ पानी है, एक जगह रुक गया। लिटरेचर की जो मीनिंग होती है वह एक मीनिंग नहीं है, उसमें प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग है। आज ये निकल रहा है, हो सकता है 100 साल के बाद उसी टेक्स्ट में कोई दूसरी भी मीनिंग निकलना शुरू हो जाए। जब शेक्सपियर ने भी इस बात को लिखा होगा तो उनके भी दिमाग में कोलोनियलिज्म पोस्ट कोलोनियलिज्म नहीं रहा होगा। ये तो दुनिया में एक पूरा ऐसा रूलिंग होता है, तब लोगों ने उसको नाम दिया कि हाँ एक नई दिशा में नए ढंग से बात हो रही थी, फिर उसी के लाइट में उस टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जस्ट आई वांट टू नो कि डिड यू गेट द पॉइंट कि कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म and imperialism, and how the concept of inferiority, superiority, I and you, Eurocentric, Occidentalism, Orientalism, whatever the word I told you, ये तो बहुत छोटा सा मैंने आपको बताया कि इसमें इस तरह की चीजें होती। देन आई विल एक्सप्लेन कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस पार्टिकुलर थियरी टू अंडरस्टैंड द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओनली 1 or 2% कैन रिस्पॉन्ड मी, किसी को कोई दिक्कत हो या who gave the concept of I and you? The particular concept I and you, it has not been given by any particular person. It's a part of the ideology. When you go with who gave the concept of Orientalism, then Orientalism is the concept of a particular person, that is Edward Said. But when you talk about who gave the concept of I and you, then remember that this particular I and you, it has been divided. Is such a thing we find. It's not the concept of any particular person कि किसी ने इस टर्म को क्वाइन किया। आई और यू, ये तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वहां पे यूज किया जाता है। और अगर आप देखेंगे राजेश जी, इसीलिए कि जो ब्रिटिश ग्रामर है, जो इंग्लिश ग्रामर है, जब आप उसमें यूज करते हैं तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि सबसे पहले किसको रखा जाता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, अगर तीनों एक साथ आते हैं उसमें कभी भी आई को पहले नहीं रखा जाता है। यू, ही एंड आई। उसके पीछे रीजन क्या है, केवल इसी को, केवल इक्वलिटी को दिखाने के लिए, एज फार एज आई थिंक, जो उसमें होता है इक्वलिटी को दिखाने के लिए। ऐसा ना हो कि आप आई पहले अपने आप को रख दीजिए तो उसमें कहीं से भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहे। हमेशा ये कहा जाता है कि तुम वह और मैं, लास्ट में मैं आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा कि मैं तुम और वह। तो वहां का ही नियम आप ये देखिए, वरना उसको गलत सेंटेंस को मान लिया जाता है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये कोलोनियलिज्म की बात हुई तब ये जाके ग्रामर में इस तरह का चीजें सुधार आया होगा कि हमें इसको कहा करना है। कोई ऐसा पार्टिकुलर शख्स नहीं रहा जिसने कॉन्सेप्ट दिया, यही सोच रहा जहाँ पे उसको रखा।
नहीं, वर्ल्ड मैप में जो यूरोप सेंटर में है। देखिए, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दिस, अगर हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ रहा हो, बट आई डोंट नो अबाउट इट कि वर्ल्ड मैप में जो है यूरोप सेंटर में है, तो उसके पीछे इस आइडियोलॉजी का कोई मकसद रहा होगा। क्योंकि अगर वर्ल्ड मैप बनेगा तो जो वर्ल्ड मैप का डिजाइन होगा वो जैसा दुनिया नजर आती वैसे ही उसको बनाया गया होगा। लेकिन इसके लिए तो जियोग्राफी का आदमी कोई बेहतर बता सकता है। और हो सकता है अगर कोई ऐसी आइडियोलॉजी रही है, देयर इज अ स्लाइट चांस, कोई ऐसा चांस हो सकता है। और फिर दुनिया का नक्शा जो है लगातार बदलता रहा, जैसे जो यूरोप पहले बहुत बड़ा रहा होगा वो यूरोप कम हुआ। और जिस जो है ब्रिटिशर ये लोग कहते कि थे कि द सन नेवर सेट्स इन माय किंगडम, सूर्य कभी मेरे साम्राज्य में अस्त नहीं होता, उसको कहने के पीछे रीजन एक था कि जापान पे भी उनका अधिकार था। जापान को निप्पो कहा जाता था, उसी निप्पो नाम से बैटरी भी आई थी। निप्पो का मतलब होता है कि उगते हुए सूर्य का देश। निप्पो को कहा गया कि उगते हुए सूर्य का देश। ऐसे अपने यहाँ जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुण का मतलब सूर्य की पहली किरण ही उस प्रदेश में पड़ती, इसीलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश कहा गया। नॉर्वे को मध्य राज्य का देश कहा जाता था, तो नॉर्वे पे भी उनका अधिकार था। तो उनका ये जो वो था कि द सन नेवर सेट्स इन माय किंगडम, ये सब केवल सुपीरियरिटी दिखाने के लिए था कि, लेकिन उसके बाद ऐसे भी हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक छोटा सा इंग्लैंड बचा हुआ है, उसकी आबादी कितनी, उसका क्षेत्र कितना, ईश्वर को भी जानता, आप लोग भी उससे बात करें। सो दिस थिंग यू विल गेट। अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है एक मकसद रहा हो उसके पीछे की उसको रखने के लिए, बट मैप तो मैप जब बनेगा तो उसमें जो है पूरी दुनिया का अपना एक पार्टिसिपेशन होगा। अमेरिका कहाँ पीछे रहेगा, अमेरिका थोड़ी ही कहेगा कि तुम कैसे सेंटर में रह सकते हो, दुनिया जैसे नजर आ रही है वैसे दिखाओ। तो आई थिंक लेट मी एक्सप्लेन कि शेक्सपियर का कैसे जो है आपको नजर आता है उसमें जो उनका प्ले है। एक बार मैं डिस्कस कर चुका था, बहुत उसमें नहीं, बट आई विल जस्ट टेल यू कि सम कैरेक्टर्स को। सबसे पहला चीज की जो इसमें जो कुछ पॉइंट्स है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि जो पूरा का पूरा जो एक ये प्ले है, एक तो ये स्वान सॉन्ग है शेक्सपियर का, ये मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ कि इट्स अ स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग के अलावा जो है ये जो प्ले है, इस पार्टिकुलर प्ले में जो पूरी स्टोरी ली गई है एक शिप रेकिंग का, कि एक शिप रेकिंग होता है, जहाज कैसे क्रैश करती है। और ये जो घटना हुई है 1609 ईस्वी की हुई है, मैं पहले भी बात किया था। बरमूडा नाम की जगह पर वह चीज हुआ था। तो उसी उसी पार्टिकुलर घटना को लेकर के विलियम शेक्सपियर ने पूरी की पूरी बातें बताई है। ये जो पूरा आपको समझ में आएगा, जो थियरी है उस थियरी को तभी आपको समझ में आएगा व्हेन आई टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक पार्टिकुलर किंगडम से, एक साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब शिप रेकिंग होता है तो वे एक आइलैंड में रुक जाते हैं। और वहां पे आइलैंड में एक विच है। उस पार्टिकुलर विच को, जिसका नाम सिकोरैक्स है, वो कैसे उस विच को, उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं और कैसे उसको अपनी कल्चर सिखाते हैं, अपना सिविलाइजेशन सिखाते हैं, अपनी भाषा सिखाते हैं, और कहते हैं कि तुम जो वो कर, तो बाहर का आदमी जाकर के जो उस विच का एरिया है उस पे कैसे लैंड करते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ गए हुए तो आप उनकी तहजीब को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, जो उनका अपना कल्चर है, जो उनका अपना सिविलाइजेशन है, एंड यू कांट से कि हम ज्यादा आपसे बेहतर है। तो ये चीज वहां पे होता है। एक इसमें जो कैरेक्टर है वो है प्रॉस्पिरो। और जो प्रॉस्पिरो जो कैरेक्टर है वह आपका क्या है वह ड्यूक है। कहाँ के ड्यूक है? मिलान, मिलान नाम की एक जगह, वहाँ के ड्यूक है। इनका जिक्र बहुत ज्यादा किया गया प्ले में, यहीं से पूरी स्टोरी होती है कि उनके भाई उनको निकाल देते हैं, उसके बाद उनको उस आइलैंड में जाना पड़ता है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है मिरांडा। तो टेलिंग यू सम कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर प्रॉस्पिरो है जो कि 60 ईयर्स के हैं, ड्यूक है, उनकी बेटी है, उस बेटी का क्या नाम है? मिरांडा, जो हीरोइन है। और उसके जन्म के समय ही जो है उसकी माँ मर जाती है। बाद में उसकी शादी फर्डिनांड से होती है।
तो ये जो जितने नाम मैं बता रहा हूँ, मिरांडा, फर्डिनांड, प्रास्पिरो, ये सब अपने आप को सभ्य कहते हैं कि दे ऑल बिलोंग टू सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्रास्पिरो, ये सब आपने लिख लिया है, आपको ध्यान में रखना कि कैसे क्या होता है। प्रास्पिरो, मिरांडा, दे ऑल व्हाट, दे ऑल बिलोंग टू, यू मे से कि प्रॉस्पिरस फैमिली, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड फैमिली। मिरांडा की शादी फर्डिनांड से होती है। फर्डिनांड जो है प्ले के हीरो हैं। एक कैरेक्टर है एलांजो, ये जो है क्या है कि ये किंग ऑफ नेपलेस है एंड फादर ऑफ फर्डिनांड, फर्डिनांड के फादर। इसका मतलब कि दो परिवार की कहानी चल रही है। एक परिवार प्रॉस्पिरो का हो गया, प्रॉस्पिरो जो है ड्यूक है और उनकी बेटी का क्या नाम है, मिरांडा है। दूसरी फैमिली है, वह कौन सी फैमिली है, एलांजो। और जो एलांजो है, एलांजो का एक बेटा है जिसका क्या नाम है, फर्डिनांड है। तो ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड कि ये कैरेक्टर में है। इसके अलावा एक और है एंटोनियो। एंटोनियो जो है प्रॉस्पिरो के छोटे भाई। एंटोनियो यंगर ब्रदर ऑफ प्रॉस्पिरो, जो विलेन का रोल करते हैं। उन्हीं के अपने स्ट्रेटेजी या प्लान की वजह से जो है प्रॉस्पिरो को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता। ऑल दिस यू विल फाइंड। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि दो परिवार जो अलग अलग रहते हैं, जिसमें मिरांडा का परिवार, उनके फादर प्रॉस्पिरो है, और दूसरी तरफ जो है फर्डिनांड है, उनके फादर एलांगो है, वे दोनों उसी आइलैंड में पहुंचे। जब वे उस दोनों आइलैंड में पहुंचे, वहीं से कहानी शुरू होती। तो वहाँ लव भी है, ब्यूटी भी है, रोमांस भी है, इमेजिनेशन भी है, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। लेकिन वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वह आइलैंड उनका नहीं है। वह जहाँ पे वो रहते हैं वह उनका नहीं, वह किसी दूसरे का। तो जो दूसरा है वो कौन है, जो दूसरा है उसपे जो है एक सिकोरॉक करके एक कैरेक्टर है। और उस सिकोरॉक को क्या बताया गया कि वह एक विच है, WITCH, चुड़ैल है। और वह एक छुपी हुई जगह पर रहती है, वह कभी फ्रंट पे नहीं आती है। और प्रॉस्पिरो उसको किल कर देते हैं। और उस चुड़ैल का अपना एक बेटा भी है, और उसके बेटे को जो है क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैलिबन, इसके बेटे का नाम कैलिबन है। तो यहीं पर जो है, जो अभी तक इतनी सारी बात बताई गई कि आइलैंड पे आप जाते हैं, वह आइलैंड आपका नहीं है, बल्कि आइलैंड किसका है, सिकोरॉक्स का है। तो पहली बात तो आप दूसरे के आइलैंड में गए, दूसरे के वतन में गए, उसको सिकोरॉक्स को आपने क्यों मारा, वाई डिड यू किल। और अगर आपने सिकोरॉक्स को मार दिया तो उसके बेटे को गिरफ्तार क्यों किया, कैलिबन को क्यों गिरफ्तार गिरफ्तार किया। और अगर कैलिबन को गिरफ्तार किया तो आप कह रहे हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज सही नहीं है। उसकी लैंग्वेज को बिल्कुल खत्म करके, उसके कल्चर को खत्म करके अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर आप उस पर थोप रहे हैं। ये चीज यहाँ पर होता है। तो पूरा का पूरा ये नहीं बताना कि ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये उनका बेटवा है, उनकी बिटिया है, ये रिलेशनशिप है। नो, नॉट एट ऑल। द पार्टिकुलर आइडियोलॉजी विच आई डिस्कस्ड विद यू, दैट वाज colonialism एंड पोस्ट colonialism, हाउ डू यू फाइंड इन दिस प्ले। ये तब समझ में आएगा जब आप आइलैंड के कैरेक्टर को अलग करेंगे और जो लोग बाहर से आए हैं उनको आप अलग करेंगे। तो सिकोराक्स और कैलिपर, अगर आप इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट कि सिकोराक्स एक विच है जो उस आइलैंड में रहती है। वह एक हिडन प्लेस पे रहती है, बट दैट वाज किल्ड बाय हूम, दैट वाज किल्ड बाय प्रॉस्पिरो, जो बाहर से गए हैं। और प्रॉस्पिरो ड्यूक है, उनकी अपनी फैमिली में खुद ब खुद लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो यह इंसानों की हरकत है कि फैमिली में ये सब चीजें चलती रहती है। इसके अलावा एक एरियल नाम का कैरेक्टर है, और जो यह एरियल कैरेक्टर है, यह एक तरह से सुपर नेचुरल मशीनरी का कैरेक्टर है, वह इनविजिबल कैरेक्टर। लेकिन उस वह जो सर्वेंट है, किसका सर्वेंट है, प्रॉस्पिरो का। तो प्रॉस्पिरो ने, या एक चीज दिखाया गया कि इंसान ने जो है कहाँ कहाँ शासन नहीं किया। सिकोरैक्स पे शासन किया, उसके बेटे कैलिबन पर शासन किया। और जो एक सुपरनेचुरल कैरेक्टर एरियल है, उसको उस पर भी शासन करता है। कैसे करते हैं, उसको भी अपने वश में कर लेते हैं, उसकी जादुई शक्ति का यूज करते हैं एरियल का। तो ये मेंटेलिटी दिखाई गई है कि इंसान की ये फितरत है कि वो जहां जाता है अपने फेवर में सारी चीजें कर लेता है, अपने चीजों को सब कुछ अपने वश में करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसका एक इंटेंशन है टू रूल ओवर देयर, वहां पे उसको रूल करता है। तो सच अ थिंग यू विल फाइंड जहाँ पे एरियल का भी जिक्र किया गया है। बाकी जो है आपका गोंजालो है। गोंजालो काफी फेमस कैरेक्टर है, और वो रिपब्लिक है, वो प्रजातंत्र को जो सपोर्ट करते हैं नेपलेस में। गोंजालो नाम के कैरेक्टर। सिबेस्टियन जो है यंगर ब्रदर है एलांजो के, वो भी विलेन है। स्टीफैनो है, टिंक्यूलो है, वे सब पर्सनल सर्वेंट है किंग एलांजो के।
और बोर्ड्स वेन का भी जिक्र है, जो कि एक कैप्टन है या ओल्ड सेलर है। तो ये सब माइनर कैरेक्टर्स है। ऑलरेडी यू हैव टू नोटेड डाउन, यू आल्सो गॉन विद द स्टोरी कि कैसे शिप ब्रेकिंग होती है, कैसे प्रास्पिरो पहले से वहां मौजूद है, तो शिप ब्रेकिंग में जो है दूसरी फैमिली वहां पहुंचती है, फिर किस हिसाब से पूरा का पूरा सिचुएशन आपके सामने नरेट किया जाता है। तो रिमेम्बर दैट आपको दो चीजें ध्यान में रखना है, सिकोरॉक्स और कैलिबर। ये जो है उस आइलैंड के हैं, वे वहां के जिसको मूल निवासी, बॉर्न पीपल ऑफ दैट आइलैंड। एंड हु आर द आउटसाइडर? प्रास्पिरो, मिरांडा, और जितने भी और कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए वे सबके सब जो है दूसरी जगह से, दे गो देयर, दे ऑक्यूपाई दैट लैंड, एंड दे किल किसको? सिकोरॉक्स को, एंड दे कैप्चर द सन ऑफ सिकोरॉक्स एंड जस्ट टेल कि यू डोंट हैव टू स्पीक दिस लैंग्वेज, बट दे ट्रेन टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, कि आप इसको, इस तरह की चीजों को लेकर के वहां पे रखा गया है। बाकी समरी आप जाइएगा, सब क्योंकि मैं 2 बार आ चुका हूँ, बता चुका हूँ। समरी अगर आप देखेंगे कैसे कैसे एक्ट फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, तो द सेम आइडियालॉजी यू विल गेट, पूरी की पूरी चीज आप पाए। तो जस्ट आई एम एंडिंग दिस सेशन, मीट यू इन द इवनिंग।